नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में अफगानिस्तान में जिस तरह का एक बड़ा संकट हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है, इससे पूरा विश्व चिंतित है। पूरे विश्व में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, तरह-तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं और विशेषज्ञ अपना अनुमान लगा रहे हैं। इन सब के बीच चूंकि भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है, इसलिए भारत के लिए एक चुनौती बड़ी हो सकती है। और तो और पाकिस्तान और चाइना ने भी अपने इंटेंशन जाहिर कर दिए हैं और अपनी रणनीति पर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तालिबान को मान्यता दे दी है। ये सारी गतिविधियां भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इन सब के बीच यदि पिछले 20 वर्षों का आकलन किया जाए, अफगानिस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा था, हम कह सकते हैं, इन सभी को देखा जाए तो भारत ने $3 बिलियन अर्थात लगभग 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। दुनिया के सबसे प्राचीन गणतंत्र अर्थात भारत ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा योगदान दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम इस पहलू पर चर्चा करने बैठे हैं कि ये पूरे घटनाक्रम से भारत क्या सीख ले सकता है, क्या सबक होंगे भारत के लिए। भविष्य में जो चीजें सामने आएंगी वो अलग है, लेकिन इस पूरे 2 दशक के घटनाक्रम से भारत क्या सीख ले सकता है, भारत के लिए कौन कौन से सबक होंगे, इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए इस राष्ट्रीय वेबिनार में हम शामिल हुए। इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं विवेकानंद नरताम जी। विवेकानंद जी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। विवेकानंद जी लगातार तमाम तरह के ज्वलंत मुद्दों, करंट के विषय और विभिन्न विषयों पर अपने टिप्पणी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और विवेकानंद जी टीवी स्टूडियोज में डिबेट्स में अपने विषय रखते हैं। विवेकानंद जी बीते कई समय से नैरेटिव में भी लिख रहे हैं। उनके कई आलेख आपने द नैरेटिव में पढ़े होंगे और हमारे बीच पिछले कुछ वेबिनार में मॉडरेटर की भूमिका में भी रहे हैं। मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप इस विषय से संबंधित अफगानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, भारत की क्या योजना हो सकती है, भारत को क्या सबक लेना चाहिए, इन सभी विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप इस लाइव वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप द नैरेटिव के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस पूरे विषय पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे वक्ता का परिचय कराएं और इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। विवेकानंद जी। द नैरेटिव टीम का, सतीश जी का और आपका धन्यवाद। आपने इस प्रकार के जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले, हमारी नीतियों को प्रभावित करने वाले अनेक सारे विषयों पर आप चर्चाएं कराते रहते हैं और देश भर में फैले हुए आपके श्रोताओं तक ये सारी जो जानकारी है आप उन तक पहुंचाते रहते हैं। आज भी इसी प्रकार का ये कार्यक्रम है कि अफगानिस्तान में जिस प्रकार का क्राइसिस निर्माण हुआ, जिस प्रकार का संकट निर्माण हुआ है, भारत के परिप्रेक्ष्य में और भारत के लिए उसके क्या सीख हो सकती है, भारत क्या सबक ले सकता है या फिर भारत के लिए आह्वान भी क्या हो सकते हैं, इसी विषय पर आज की जो चर्चा है आगे बढ़ेगी। आज के इस चर्चा में हमारा जो प्रमुखता से मार्गदर्शन करेंगी वे है प्रोफेसर शांतिश्री दुल्लुपुडी पंडित मैम। वे पुणे यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के तौर पे वे काम करती है। उनका जन्म हुआ है रशिया में, लेनिनग्राड शहर, तब यूएसएसआर हुआ करता था, वहां पर उनका जन्म हुआ है। उनकी माताजी वहां पर प्रोफेसर थी लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में। वे पहली महिला थी जो भारतीय महिला, उन्होंने जाकर के लेनिनग्राड में तमिल भाषा को पढ़ाना वहां पर शुरू कर दिया है। हाँ, तो मैम का जन्म भी वहां पर ही हुआ है लेनिनग्राड में और 3-4 सालों के बाद फिर वे भारत में आई थी, उनकी माताजी का देहांत होने के बाद। उनकी स्नातक और एमए की जो पढ़ाई है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज तमिलनाडु में, चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वहां पर हुई है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक और परास्नातक दोनों भी डिग्रीज में वे गोल्ड मेडलिस्ट रही है। और आगे चल करके उन्होंने एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज नाम का जो अध्ययन केंद्र है वहां से किया है।
इस संबंध में मैं मैम के साथ भी कुछ नाता अपना बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरी एमए और एमफिल की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही की थी। मैम, ये शिक्षा और शोध, टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र में 3, साढ़े 3, 4 सालों दशकों से अभी वे इसमें कार्यरत है। अनेक सारे विद्यार्थियों का उन्होंने पीएचडी के मार्गदर्शक के तौर, पीएचडी के गाइड के तौर पर मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत 1988 में गोवा विश्वविद्यालय में की थी। उसके बाद में वे 1991 में पुणे यूनिवर्सिटी में उन्होंने सहायक प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया था। उसके बाद से वे लगातार वहां पर 2001 से लेकर 2007 के मध्य में वे पुणे यूनिवर्सिटी का अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र जो है, उस केंद्र की वे निदेशक भी रही है। और उनके मार्गदर्शन में अभी तक 27 छात्रों ने पीएचडी करी है और 8 छात्रों ने एमफिल की हुई है। और अभी वे 4 उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीएचडी का मार्गदर्शन कर रही, पीएचडी का गाइड वे कर रही। वे पुणे यूनिवर्सिटी के शिक्षक महासंघ की सचिव भी रह चुकी है, सीनेट की सदस्य रह चुकी है और 1996 से लेकर 2009 तक पुणे विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के, मैंने जैसे कहा था, वे महासचिव रही। ऐसे अनेक सारे जो पद है उन्होंने ग्रहण किए हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वो सारे जो पद है उन्होंने निभाए हैं, दायित्व निभाए हुए हैं। अनेक सारी किताबें उन्होंने प्रकाशित करी है। सभी किताबों का नाम तो मैं शायद यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यश प्राप्त किया है, ऐसी कुछ किताबों का नाम मैं बता दूं यहाँ पर। पार्लियामेंट एंड फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, न्यू दिल्ली के पब्लिशर कनिष्क पब्लिशर्स ने उनकी किताब पब्लिश की थी। कल्चरल डिप्लोमेसी, बुद्धिज्म एंड इंडिया, लूक इस पॉलिसी पर उनकी किताब पब्लिश्ड है। इस प्रकार की अनेक सारी किताबें उन्होंने प्रकाशित करी है। और उन्होंने जो एडिटेड किताबें हैं उनमें कई सारी उनके बुक्स जो है प्रकाशित, उनकी जो चैप्टर्स है वो प्रकाशित है। और हाल ही में अनेक सारे जो सरकारी शासकीय और महत्वपूर्ण अकादमिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी वे मेंबर भी है। उनमें से कुछ ICSSR, ICCR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो शिमला में है, ऐसे अनेक सारी संस्थाओं की वे उनकी गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वे आज हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं मैम का स्वागत करता हूँ। नमस्कार मैम, आपका स्वागत। नमस्कार शुभम जी और विवेकानंद जी। मैं एक कैवेट लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा तमिल और तेलुगु है। हिंदी में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी का थोड़ा मिश्रण करके मैं आज की लेक्चर, जो संकट अफगानिस्तान में हुए हैं, वो संकट के भारत के क्या सबब है, एक्चुअली परराष्ट्र धोरणा और फॉरेन पॉलिसी और सुरक्षा धोरणी में क्या है, तो आप देख सकते हैं। मैं पहला पॉइंट अब सबके सामने रखना चाहती हूँ। हम चाणक्य नीति भारत के परराष्ट्र धोरणा में लगाना चाहिए। क्यों? अभी तक हमने चाणक्य नीति लगाया ही नहीं। भारत के इतिहास 70 ईयर्स को देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में, तो आप देख सकते हैं पहले से हम बहुत आदर्शवाद रहे। नेहरू के फॉरेन पॉलिसी आप देख लिया तो भू राजनीति से कुछ संबंध ही नहीं। मैं क्यों ये बता रही हूँ, ये बहुत बड़ा, जब हम बोलते हैं कि पावर का कुछ फ्रेमवर्क है का फॉरेन पॉलिसी, तो वो पावर का। मैम, आपसे एक अनुरोध है, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में ही आपको मैं इंटरवेंशन कर रहा हूँ। नेटवर्क का थोड़ा इशू है शायद। मैम, मोबाइल से ही आप ज्वाइन कर सकती है। शायद ये डेस्कटॉप का नेटवर्क ठीक से नहीं चल पा रहा है, आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? मोबाइल से ही ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं कट रही है, स्पष्ट आ रही है शायद। आ रही है जी आवाज। ओके, सो आप देख सकते हैं। तो हाँ, राजमंडला थियरी है, जो कौटिल्य नीति
है वो फ्रेमवर्क ऑफ पावर से भारत को पहला लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें दो महत्व की बात है। एक है भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति, ये तीनों का अतिशय महत्व है अपनी संकट में अफगानिस्तान से। आप पूछ सकते कैसे, आप देख सकते पहला है राजमंडल थियरी लिया तो राजमंडल थियरी में क्या बताते हैं कि जो हमारा शेजारजी देश है, नेबरिंग कंट्रीज है, वो कंट्रीज से हमारी दुश्मनी रहेगी, बट वो लेयर से आगे जो सर्कल है वो या जो वो मुद्रिका है उसके ऊपर, उससे वहां हमारा मित्र देश है। तो इस रणनीति से हम अफगानिस्तान से हमारे संबंध बहुत अच्छे। अब क्या हो गया इस संकट में, पहला है जो 20 साल से या उससे पहले भी इतना बड़ा संकट कभी नहीं। पहला पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, भारत को हमारे रणनीति में कुछ भी फ्रेमवर्क रहना चाहिए, वो भी पावर का फ्रेमवर्क चाहिए, और उससे ही हमारा फॉरेन पॉलिसी या भू रणनीति या भू अर्थशास्त्र या भू राजनीति, ये तीनों का हम मिलके एक सिनर्जी करके हमारा दौड़ना रहने चाहिए। जो हम अपना देखना चाहिए अब का परिस्थिति क्या है अफगानिस्तान का परिस्थिति को किसी को समझ में नहीं आया। पाकिस्तान की जो आतंकवाद गठ है, अब कल ही थोड़ा कुछ ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट पे, वहां अमेरिका को उन्होंने कन्विंस किया कि तालिबान इसकी कारण नहीं, बट ISIS के खुरासान, ये सिर्फ हमारे आंखों पे धूल लगा रहे हैं। क्यों? सब आतंकवाद गठ, उनका माँ एक ही है, उनकी मातृत्व पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का ISI आप सबको मालूम है, अब ISIS का S निकाल लीजिए, उसका क्या आइडेंटिटी और उसका क्या आइडेंटिटी रहेंगे, वो ISI 1973 में बनाया गया, जब पाकिस्तान का विभाजन झाला, 1971 में उनका पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कट गए। उस समय से पाकिस्तान का यही रणनीति था कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में आतंकवाद एक साधन है, क्योंकि उन्होंने 71 वॉर के बाद उनको पता चल गया कि किसी भी कन्वेंशनल युद्ध वो जीत नहीं सकते। जब वो जीत नहीं सकते हैं तो भारत और अफगानिस्तान में उनका रणनीति क्या रहना चाहिए, उनका उस समय से उन्हें शुरू किया वो ISI एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के बाहर ऐसी अधिकार को उन्होंने बनाया। वह हमारा रॉ जैसा नहीं, या हमारा सैनिक जैसे नहीं, या सेना जैसी नहीं, जो गवर्नमेंट के नीचे रहते हैं। ये टोटली गवर्नमेंट के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स है, ये हम समझना। ये जब वो आतंकवाद एक फॉरेन पॉलिसी के साधन के रूप में यूज करते हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस या इसका परिणाम बहुत अलग है। क्योंकि पहली बात आपको बताकर
वो आपके ऊपर आक्रमण नहीं करते। जो भी भारत पे आप देखिए 79 के बाद, मैं क्यों 79 बोल रही हूँ, तब अमेरिका पाकिस्तान का जोड़ीदार बन गए, क्योंकि अफगानिस्तान में रूस की सेना आने के पहले ही 6 महीने पहले ही जिम्मी कार्टर ने पाकिस्तान से बहुत वेरी क्लोज उन्होंने CIA के द्वारा उन्होंने एक करार किया या एक गोपनीय ट्रीटी किया, जिससे वो पाकिस्तान के आतंकवाद की धोरणा को सपोर्ट किया पैसे से, और सऊदी अरेबिया भी इसमें आ गए हैं उनके वहाबी सिद्धांत को लेकर। इस्लाम में भी एक्सट्रीमिज्म आए। एक्सट्रीमिज्म ये वहाबी आइडियोलॉजी से है। हमारे इस रीजन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जिसको हम आज गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, सुवर्ण क्रेसेंट, क्योंकि यहाँ नारकोटिक्स का बहुत बड़ा व्यापार है। तो आप ये सब एक सिंगल चीज से नहीं, आज सिर्फ तालिबान जीत गई, ये आज की बात नहीं है। ये 50 साल से ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की धोरणा है, जिससे उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के ऊपर उनको आप जैसे बोल सकते हैं बदला लेने के दृष्टिकोण से वो ये आगे बढ़ाया। तो ये दूसरा पॉइंट मैं आपको वो समझाने की प्रयत्न कर रही हूँ कि सब आतंकवाद गठ की एक ही मां, उनका नाम 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। वो जैशे मोहम्मद रहे, चाहे हरकतुल मुजाहिदीन, तालिबान, अल कायदा, IS, ABCD के सब एक ही है। वो आज आप जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो बाइडेन बता रहे हैं तालिबान अच्छी आतंकवाद है। यहाँ आतंकवाद में अच्छा बुरा नहीं है, सब आतंकवाद बुरे हैं, क्योंकि वो लोग को, नागरिक लोग को, इनोसेंट लोग को मारते हैं। और उनको क्या कहना है कि हमारा एक दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण दीजिए या राजनैतिक दृष्टिकोण दीजिए, वही आप मानना चाहिए। जो हमारे साथ नहीं है वे हमारे विरोधी हैं। तो तीसरा पॉइंट में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि भारत की एशिया में हमारा विश्व विजन क्या है। हमारा 2 मुख्य प्रिंसिपल्स है, एक है लोकशाही, जो डेमोक्रेसी के लिए हम डेमोक्रेटिक राष्ट्र निर्माण में हम डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ कुछ डेमोक्रेसी नहीं है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करके उन्होंने वो लोगों के ऊपर, उनको क्या चाहिए, पाकिस्तान को क्या चाहिए, उसे उन्होंने वहां लगाया। हमने बहुत पहले ही स्पष्ट किया कि हम फॉरेन ट्रूप्स या विदेशी सेना किसी देश में रहने के लिए हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब पाकिस्तान वहां क्या प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, ये एक बड़ा हमारे जो वैल्यू है, मूल्य है, हमारे राष्ट्र निर्माण तत्व ज्ञान में, उसमें एक बड़ा धोखा है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। भारत ये बहुत पहले से बोलती है
भारत एक मोटा संस्कृति है। इस संस्कृति में सब विचार के लिए स्थान है। एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ये हमारा फिलॉसफी है। इसके विरुद्ध ऐसे हमारे शेजार नेबरहुड में आप देख सकते हैं आज। और ये तालिबान या पाकिस्तान के जो दृष्टिकोण तालिबान आगे ला रही है, ये बहुत बहुत भयानक है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आह्वान है। इसीलिए हम ये समझना चाहिए कि भारत की संविधान या भारत की संस्कृति और वह संस्कृति के मूल्यों से ये बहुत बड़ा आह्वान है और संकट। तो इसीलिए भारत के लिए एक ऑल्टरनेटिव दिखाना पड़ेगा यहाँ वैल्यू के। और इससे अब आपके पास एक फोर्थ इफेक्ट है भारत के फॉरेन पॉलिसी या भारत के सुरक्षा से आप देख सकते हैं। तो एक है, आप आज देखिए किस किस एम्बेसीज काबुल में चल रही है। यूएस जैसा महासत्ता जिन्होंने 20 साल $3 ट्रिलियन पैसे वहां खर्च करके क्या मिला है उनको? उन्होंने तालिबान को निकाल के वापस तालिबान को ही लाया। इसमें क्या हम समझ सकते हैं कि एक है यूएस की रणनीति में कहीं भी एक मोटा उनका ब्लाइंड स्पॉट है, वो वहां देखने के लिए तैयार नहीं है। वो है तालिबान और आईएसआईएस के किसी पे उन्होंने ड्रोन अटैक किया अभी पाकिस्तान बॉर्डर पे, बट ये सब लोग पाकिस्तान में उनका शरण है, उनका रेफ्यूज है। उन लोगों से आपने कुछ नहीं किया। आप जब तक पाकिस्तान को सैंक्शन नहीं करते हैं, इस प्रॉब्लम को या इस समस्या को हल नहीं होगा। क्योंकि आज सिर्फ अस्थिरता का प्रश्न नहीं है, ये आतंकवाद का प्रश्न है, और वो भी धर्म को जिहादी आतंकवाद, जो मुसलमान को भी नहीं चाहिए। आप देखिए जो लोग अफगानिस्तान से भीख मांग रहे हैं कि हमें यहाँ से ये पाताल से हमें रक्षा कीजिए, वह सब अफगान लोग हैं, वह सब मुसलमान हैं। मुसलमान को भी तालिबान नहीं चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और इसमें प्रश्न हमारे सामने क्या आता है, तो 20 साल से भारत भी अमेरिका के साथ एक मित्र देश जैसे वहां बहुत काम किया है विकास और डेवलपमेंट वर्क्स में। वह सब करने के समय भारत का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत का एम्बेसिया और क्या राजदूत यहाँ दूतावास सभी बंद कर दिए हैं, अमेरिका भी बंद किया। किसका चल रहा है वहाँ? इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किसका हाथ है उस तालिबान का। इतना जल्दी भूकंप जैसे वापस आ गए, इतना जल्दी कैसे आ सकते हैं? 20 साल से उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? आप एक समझना चाहिए, जहां राजनीतिक सत्ता है वहां पैसा भी रहते हैं। इतना साल वह रह सकते हैं, वो क्या वहां खेती करते हैं? आप सबको मालूम है ओपियम, अफीम का खेती करते हैं। वो सब कट्टर मुसलमान
अल्लाह ने बताया जो कुरान से अफीम का खेती नहीं कर सकते हैं, वहां कहाँ गई उनका धर्म के आदेश। जब स्त्रियों के ऊपर वो हिंसा करने के लिए करते, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, तब कहाँ से धर्म के आते हैं। तो मेरा बताना है ये बहुत कन्वीनियंट यूज है, और ये भी थे जो इंटरप्रिटेशन वो दे रहे हैं वो अफगान मुसलमान को भी मान्य नहीं। आप देखिए कितनी औरतें, कितने लोग अब रेफ्यूजीज बन गए हैं और एयरपोर्ट में हर दिन भीख मांग रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कि हमें बचाइए, इन लोगों से, इन शैतानों से हमें बचाइए। तो आप देखिए तो दूतावास कौन इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक है पाकिस्तान जो इसकी माँ है, माँ, वो दूसरा अब नया पिता आ गया। पहला पिता था पितृत्व, उनको पहला था यूएस, अब चीन, और तीसरा ईरान, और चौथा रशिया। रशिया का भूमिका से आप थोड़ा यहाँ आप थोड़ा अटेंशन रहना चाहिए, क्योंकि रशिया इसमें क्यों। एक है, आपको मालूम है जब जो बाइडेन राष्ट्रपति हुआ, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को क्रिमिनल बताया। तो व्लादिमीर पुतिन को कहाँ से कुछ बदला, या जैसे राष्ट्रपति, आज आपको मालूम है ये बहुत बड़ा ब्लडी फेस है अमेरिका एक महासत्ता है, महाशक्ति है। उसकी एक रैगर टैटर आतंकवादियों ने उनको हराया है, और वो भी भिखारी देश जैसे पाकिस्तान। आपको मालूम है आज पाकिस्तान का पंतप्रधान यार वो उनके घर भी किराया पे दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो पैसे है इतने, ये बेसिकली अफीम की खेती से 20 साल से इस आतंकवाद गठ और उसका सब ग्रुप्स है। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, उनका फिलॉसफी एक ही है, वहाबी और दियोबंदी। हम भारत में सब दियोबंदी मदरसा बंद करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना द्वेष और हेट्रेड का फिलॉसफी सब लोग पे फैल रहे हैं। ये हमारे भारत जैसे देश के लिए अच्छा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अफीम का खेती से पैसे मिल रहे हैं, और दूसरा आप ये व्यापार शुरू होगा जो ईरान से आ रहे हैं, वो है, हम इंग्लिश में बताते हैं लाइट वेपन्स और स्मॉल आर्म्स, छोटे शस्त्र और हल्का शस्त्र, जो AK-47 उसके नीचे आते हैं, राइफल्स। अब हमने रशिया से मांग भी लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे ऐसे पता लग रहे हैं कि रशिया इधर भी नहीं है उधर भी नहीं। उनका मोटा समस्या है कि केंद्रीय रशिया में इन लोगों का प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि आप अफगानिस्तान की रेशियल या वंश की डिविजन्स देख लिया तो ये तालिबान सिर्फ पश्तून्स के हैं, और पश्तून लोग आपको मालूम है भाषा में भी उनकी फर्क है। वो आप अफगानिस्तान में 40% या 40% उनका लोक संख्या है, और 60% तजिक, उज़्बेक, हज़ारा।
तजिक उज़्बेक उनका केंद्रीय एशिया से बहुत नजदीक के संबंध है, और हजारा शिया है, ईरान से उनकी संबंध है। तो हजारा लोग बहुत इस तालिबान आने से उनको बहुत घबराहट है, क्योंकि वो शिया है, वो सुन्नी भी नहीं। और तजिक आपको मालूम है, अब नॉर्दर्न अलायंस जो अहमद शाह मसूद का थे और उनके लड़का अब उनकी नेता है और उनका लीडरशिप है, उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाया तालिबान। सो तालिबान को कंप्लीट कंट्रोल नहीं है ऐसे बता रहे हैं वैली यहाँ, और काबुल में भी वो लोग नॉर्दर्न अलायंस का लोग रेसिस्टेंस दे रहे हैं। और फिफ्थ मेजर प्रॉब्लम भारत के लिए है कि हमें दो बहुत बड़ा संकट है। वो संकट है हमारा सीमा पे ही आ गए, और ये नेहरू के भू राजनीति या भू रणनीति नहीं थी। उन्होंने कभी बफर, उन्होंने तिब्बत चीन के हाथ दे दिया। उस समय हमने यूनाइटेड नेशंस को भी कुछ भी प्रोटेस्ट किया। अब भारत को ये दोनों के साथ अब आतंकवाद एक साधन साधन के रूप में पाकिस्तान उनके फॉरेन पॉलिसी में प्रयोग करें। जो हम कैट्स पॉ बोलते हैं, कैट्स पॉ में अब बिल्ली जैसे, बिल्ली कैसे, या आप देखिए टाइगर या उसका फैमिली में वो जब आक्रमण करते हैं, उनका पाय का जो स्टेप्स है वो हमारे सुनाई नहीं देती है, उसको वो पीछे से करते हैं। आप चीन की रणनीति देखिए, तो चीन जब वो बोलते हैं कि हम शांति के लिए हैं, दूसरा दिन हमारे सीमा पर कुछ आक्रमण होगा। उसे डबल स्पीक बोलते हैं, ये बोलते हैं एक और करते हैं दूसरा। तो चीन अपने आप कोविड के ऊपर भी अब बहुत डाउट्स आ गए हैं, ये सिर्फ बायो एरर है का या ये बायो टेरर है। तो आप इससे दोनों हमारे शत्रु देश हैं जो भारत के मित्र नहीं है, और आसिया में जो एक कोणी आसिया की वो दृष्टिकोण है चीन का, उसका यहाँ चीन पहला ये आतंकवाद तालिबान को सपोर्ट किया। इससे हमें बहुत बड़ा आह्वान कि तालिबान से बहुत लोग बता रहे हैं कि भारत संबंध अच्छा रखना चाहिए, बट अच्छा रखने के लिए दूसरा तरफ तालिबान भी हमारे साथ रखना चाहिए। आपको मालूम है तालिबान में थे, वो टीम में एक दो तालिबान के नेता हैं, वो भारत में भी उनका शिक्षण हुआ या उन्होंने भारत में उनकी कनेक्शन, क्योंकि पठान खान, अब्दुल गफार खान हमारे स्वातंत्र्य चळवळ में पठान के लोगों को भारत के बाजू में या भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। पर उस समय हमने वो रणनीति अब नहीं बता सकते। ये एक आप देख सकते हैं कि चीन पाकिस्तान उसके साथ आतंकवाद का एक घट नहीं, 10-12 ग्रुप, और ये आईएसआई का चाल है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट को बताना चाहिए, और वेस्ट लोग के लिए मुझे मालूम नहीं है वो उनको मालूम होता है या मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो आप एयरपोर्ट में जो अटैक हुआ, आप बता रहे हैं कि तालिबान को मालूम नहीं था और आईएसआईएस के ने कर दिया। उसमें 13 अमेरिकन सैनिक मर गए
और अमेरिका जैसा महाशक्ति कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं किया अब तक। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और एक आप हम इतिहास से देख सकते हैं तो अफगानिस्तान सब महाशक्तियों का कब्रिस्तान रही है। तो एक तरफ से मुझे आप पूछ सकते हैं रणनीति से, क्या ये चीन का भी कब्रिस्तान हो सकती है क्या? रशिया, रूस और अमेरिका को 20 साल लगा, चीन को क्या 6 साल में ये कब्रिस्तान हो जाएंगे? क्योंकि उनको जिनजियांग प्रोविंस सब माइनॉरिटी एरियाज में उनको बहुत बड़ा, अब तक उनका राष्ट्र निर्माण पूरा नहीं। तिब्बत लीजिए, ताइवान लीजिए, हांगकांग आप लीजिए या अब जिनजियांग। आपके सामने मैंने और एक लास्ट पॉइंट रखना चाहती हूँ, वो जम्मू कश्मीर। भारत का सुरक्षा है तो आपको मालूम है जब तक पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर पूरा हमने 370 निकाल के बहुत अच्छे किए गए, क्योंकि हम लद्दाख को अलग कर दिए और अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। भारतीय सेना बहुत स्ट्रांग है, जो 1962 की सेना है वे सेना ही नहीं रहा। भारत ने बालाकोट और उन्हीं के बाद दिखाया कि हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज हमने पाकिस्तान और चीन को दिया। चीन को भी एक न्यू नॉर्मल हमने बताया कि हाँ, हम आपसे मित्र रहना चाहते हैं या स्पर्धक रहना चाहते हैं, लेकिन हम आप हमारे टेरिटरी और बॉर्डर पे हमारा टेरिटरी लेने के प्रयत्न करेंगे तो हम इसके विरुद्ध। तो आप गलवान में देख लिया कि भारत ने या भारत की सेना ने बहुत मुंह तोड़ के जवाब दे दिया। तो यहाँ आप कर सकते हैं, बहुत लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान से मदद मांग ली। तालिबान उनकी लड़ाई कश्मीर में करना चाहिए। इसके ऊपर तालिबान अब तो अंतरराष्ट्रीय के स्तर पे उनको अधिमान्यता मिलने के लिए बहुत अच्छे बोल रहे हैं। उनको एक सिखा दिया कि डिप्लोमेसी कैसा करना है। अब बट रियल पोजीशन उनको आप देख सकते हैं कि वो उसमें कुछ नहीं बदला है। का ऊपर या उनको विरोधी के ऊपर वो बहुत हिंसा उनकी डोमेस्टिक इसमें आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जम्मू और कश्मीर से मैं अब भी इमीडिएटली कुछ धोखा नहीं, बट पाकिस्तान के हमारे से ज्यादा धोखा है। क्यों? हम बताते हैं ये एक फ्रैंकेनस्टाइन है। फ्रैंकेनस्टाइन तो क्या है? आपने एक टाइगर के ऊपर बैठ गए और उस टाइगर को आपने मैन ईटर कर दिया। जो मैन ईटर हो जाएंगे, जो अब आप भी वहां उसके ऊपर से कब तक कभी आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। जब आप नीचे आ जाएंगे आपको भी खाएंगे। तो ये तालिबान, आपको एक मैं आपके सामने रखना चाहिए कि अफगान तालिबान ये पश्तून्स है। ये पश्तून का जो भूमि थी उसको डुरैंट लाइन में बीच में ही काट दिया। तो ये पश्तून लोग डुरैंट लाइन को मानते नहीं। जब नहीं मानेंगे तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और कुछ बलूचिस्तान का भाग क्या आप अलग राज्य अफगानिस्तान को दे देंगे? आप देख लिया तो पाकिस्तान की सेना 90% पंजाबी है, इसीलिए बलूचिस्तान, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बहुत
उसमें एक क्राइसिस है, उनका संकट है। ये संकट से पाकिस्तान पहले निकलना पड़ेगा, और पाकिस्तान के पास आज पैसा नहीं है, बहुत डेट की कंट्री है, उनका अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, और चीन का एक कॉलोनी बन गई है। आपको मालूम है, चीन जिन जिन को पैसे देते हैं उनसे बहुत बड़ा टेरिटरी या कुछ मांग लेती है। चीन इतना बड़ा शक्ति होने के प्रयत्न में वो बेल्ट, चाइना पाकिस्तान बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उससे उन्होंने पूरे पाकिस्तान को पैसे देकर उनका एक कॉलोनी बना दिया है। तो मुझे आपके लास्ट रखना है, तो भारत तक आने के लिए तालिबान के लिए पाकिस्तान से आना पड़ेगा, और आपको मालूम है उन दोनों के बीच भी बहुत डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस डुरांट लाइन पे है। और एक बार वो तालिबान का काबुल में स्थिरता आ जाएगी, तब वो उनकी रियल रूप या उसकी असली रूप क्या है वह हमको दिखा देगा। तो इसीलिए मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि ये अफगान की समस्या हमारी गोल्डन क्रेसेंट, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिसे मैं अफीम का खेती बड़ा है, उसका व्यापार बड़ा है, भारत का धोखा सिर्फ अफीम से नहीं है, उसके साथ आतंकवाद जुड़ा हुआ, क्योंकि उनका पैसा वहां से आता है। और उसके साथ हम अब देख सकते हैं कि भारत में शस्त्र, छोटा शस्त्र और हल्का शस्त्र भी आ सकते हैं, और इससे हमें जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ सकती, लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं होगी, बट कुछ 3-4 साल ये तालिबान रह गए तो, और तालिबान नहीं रहा। पॉजिटिवली मैं ये बता सकती हूँ, भारत आक्रामक फॉरेन पॉलिसी से विश्व समुदाय से बताना पड़ेगा कि आप आतंकवाद को किसी हालत में, किसी देश में आप एक सरकार बनाने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि जो ये आतंकवाद की माँ है या सोर्स है पाकिस्तान, उसे सैंक्शन कर दी, सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शंस, और इसे सिर्फ उनको चीन ले जाएंगे, और चीन के पास इतना पैसा नहीं कि वो 10-10, 20-20 साल किसी के लिए फ्री से मुफ्त में पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीन की कब्रिस्तान हो सकते हैं, क्योंकि किसी आतंकवाद कर उनके शब्द पे नहीं रहते, उनका काम हो गए, वो उनको चाहिए वही वो करें। इससे आई विल स्टॉप हियर, एंड फिर एक बात मैं नरोत्तम जी और शुभम जी को थैंक यू बता के नमस्कार और प्रणाम। धन्यवाद मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, चूंकि ये जो घटनाएं अभी घट रही है वो सतत हो रही है, इसीलिए इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है या फिर इसका जो भी एनालिसिस किया जा रहा है वो बदलता जा रहा है। लेकिन आपका इतना जो लंबा एक्सपीरियंस है, इस विषय को आपने पढ़ा है, इस विषय में आपने पढ़ाया है, और इस पर बहुत लंबा आपका गहरा शोध का अनुभव भी है, उसके आधार पर आपने जो बातें कही, मुझे लगता है कि वो बातें, मैं भी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस का छात्र रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीजें इसमें से सीखने को मिली। और आपने जो भी मुद्दे रखे हैं मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण भी है, कि जैसे आपने कहा और अक्सर कहा जाता है कि
अफगानिस्तान ये विश्व के साम्राज्यों का एक कब्रिस्तान रहा है। वो रशिया ने 1978-79 में अटैक करने के बाद रशिया कोलैप्स हो गया। अमेरिका का जिस प्रकार से आपने जैसे कहा कि 20 साल तक अमेरिका रहने के बाद भी, इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद भी आपने किस बात के लिए पैसा खर्चा किया? तो आपने वो जो तालिबानी लोगों को हटाने के लिए पैसा खर्चा किया। अब आप उन्हीं को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कल के जो काबुल में जो भी बम विस्फोट हुए हैं, उसके बाद में ये जो ISIS के जो खुरासान और जो बाकी जो IS इस्लामिक स्टेट के लोग कहा जाता है, आपने सही बात कही। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से अमेरिका के आंखों में धूल झोंकने का काम, और साथ ही में तालिबान के कुछ राइवल एलिमेंट्स जो रहे होंगे उनको खत्म करने के लिए भी हो सकता है कि अमेरिका उनको मदद खत्म करे, ताकि आगे का रास्ता हमारे लिए सही हो जाए। आपने ये भी महत्वपूर्ण बात कही कि जो भारत की जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और हम जो पंथनिरपेक्ष है, ये दोनों भी व्यवस्थाओं के लिए अफगानिस्तान में इस प्रकार के तालिबान का शासन आना एक बहुत ही खतरे की घंटी हम कह सकते हैं उसको। और इसीलिए आपने सही बात कही कि भारत का एक विदेश नीति के तौर पर एक स्टैंड होना चाहिए, जो फर्म स्टैंड होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने किसी भी परिस्थिति में जो टेररिस्ट है या फिर टेररिस्ट को लेकर के आगे चलने वाले जो भी वहां के गुट है, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। और आपने जो कहा कि इसकी जो जननी है, इसका जो सोर्स है पाकिस्तान, जो टेररिज्म का अफगानिस्तान का, वो पाकिस्तान रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अमेरिका को ये समझ में ही नहीं आया कि वो जो पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, वो जो फ्रैंकस्टीन जो है उसको और बढ़ा कर रहे थे। हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा हो सके, लेकिन मुझे लगता है चाइना जो है वो अमेरिका जैसा मूर्ख नहीं है। आपने सही कहा कि वो अननेसेसरी कभी भी पैसा खर्चा नहीं करेंगे, और चूंकि यहाँ पे वे रहते हैं और यहाँ की परिस्थितियों को वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, इसीलिए वो पाकिस्तान या फिर तालिबान को पैसा, कोई अनावश्यक पैसा नहीं देंगे। पैसा देंगे तो उनसे काम करवाएंगे और समय समय पर उनको ठीक से ठोकेंगे पीटेंगे भी। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत के लिए महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 1979 के बाद जब वहां से रशिया पीछे हट गया था और मुजाहिदीन फोर्सेस को एक प्रकार से प्रभावी बनती जा रही थी, तो वो सारी मुजाहिदीन फोर्सेस जो कश्मीर में घुस आई, आने वाले समय में आज भी अगर हमने वो यूनियन टेरिटोरीज वगैरह तो बनाई हुई है और वहां की हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत तो है, लेकिन वो खतरा अभी भी है कि ये जो मुजाहिदीन अगर वहां पर स्थिर हो जाए तो पाकिस्तान के रास्ते, और पाकिस्तान इसको आतंकवाद को एक अपने विदेश नीति का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल तो जरूर करेगा, और वो तालिबानी फोर्सेस के लिए कश्मीर में आने के लिए एक प्रकार से रास्ता निर्माण करा सकता है। इस दिशा में हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इसकी बात हमें समझानी होगी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रतिबंध, जो आर्थिक प्रतिबंध है, वो लगाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है मैम कि हमने हाल ही के दिनों में कुछ लोगों को भारत में भी हमने सुना है कि अफगानिस्तान में जो भी हुआ है तालिबान का शासन आने के बाद, जैसे वहां के इमरान खान उसकी कह रहे हैं कि वो गुलामी की जो जंजीरें है बेड़ियां तोड़ दी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ लोग जो कहते हुए हमने देखे हैं। अब इतने में ही एक महत्वपूर्ण घटना जो अकादमिक जगत में हुई है, जो चर्चा में भी रही है, कि विश्व की कुछ यूनिवर्सिटीज, मतलब भारत के ही लोग हैं वहां पर जाकर के, इनको कोई पूछता नहीं है, थर्ड ग्रेड रिसर्चर्स इनको कहा जाता है। इन थर्ड ग्रेड रिसर्चर्स ने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का एक प्रकार से वो कॉन्फ्रेंस कराने की बात कर रहे हैं, जबकि और वो 15-16 अगस्त के दौरान ही कर रहे थे, जब वहां पे काबुल की और बहुत जल्दी, मतलब 1-2 दिनों के बाद काबुल में, उसके बाद में तालिबान ने वहां की सत्ता हस्तगत की। तो वो वहां पे इस्लाम को एक प्रकार से ये जो मजहबी इस्लाम, वहाबी, देवबंदी, ये जो भी है, और ये हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जो ये देवबंदी जो मूवमेंट है वो भारत के यूपी के सहारनपुर से उसकी शुरुआत होती है। इसीलिए ये जो है यहाँ पे इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है,
एक जो नेक्सस हम देख रहे हैं कि जो जिहादी इस्लामिक फोर्सेस और जो दूसरा लेफ्टिस्ट फोर्सेस जो यहाँ की यूनिटी को डिसमेंटल करना चाहती है, इसलिए और उस गार्ड के अंदर में वो ये कह रही है कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदू। तो इस पर अगर थोड़ी प्रकाश आप डालें, और भारतीय आंतरिक सुरक्षा जो है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इस पर अगर आप थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें तो अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा पूछा है। एक है भारत में वामपंथी जो गठ है, उन्होंने 2014 से उनकी बहुत मार्जिनलाइजेशन हुई। जो लोग 70 साल सत्ता में रहा है, उनका पावर प्रेस्टीज सब चले गया। तो मैंने समझा ये बहुत 5 साल के ही रहेंगे ये बदल। जब ये बदल उनको मालूम पड़ गए कि एक परमानेंट है, कि भारत के लोग जनसंख्या या भारत के लोगों को मालूम हो गई है कि ये लोग भारत के लोगों को उल्लू बना रहे हैं, तो उनका क्या हो गया, भारत में किसी यूनिवर्सिटीज में ऐसे कॉन्फ्रेंसेस नहीं रख सकते थे। इसीलिए आप देख सकते हैं अमेरिका में ऐसे गठ है जो बाइडेन का सपोर्टर्स भी हैं, वो भी वामपंथी, उनमें वामपंथी है। तो ये आपके सामने, आपके जैसे यंग रिसर्च स्कॉलर्स के सामने रखना, पूछना चाहती हूँ, वामपंथी और जिहादी कैसे एक मिल गए? क्योंकि आप कार्ल मार्क्स को कभी पढ़ा है तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि रिलीजन, धर्म इंटेलेक्चुअल्स का या पीपल का अफीम है, ओपियम ऑफ द मासेस। तो आप जिहादी और वामपंथी कैसे मिल गए? तो आप वो हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं, ये चार्ल्स जेफरलॉट, ये सब जो फ्रांस से आए हैं भारत में लिखने के लिए, ये सब एक गुट है जो एंटी इंडिया है, और उनको जो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के विरुद्ध हैं। तो यहाँ कहाँ डेमोक्रेसी? और आप देखिए, और एक पॉइंट आपके सामने में लाने के लिए चाहिए कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो मानवीय हक के संस्थाएं हैं, वो जब कश्मीर में एक आदमी का कुछ हो गया, तो यहाँ या कुछ लिंचिंग हो गया, हमारे से ही जो गठ है वो इतने पब्लिसाइज करते हैं, आपको हमको इतना बड़ा वो लेक्चर देते हैं ऐसे मानवीय हक। अब अफगानिस्तान में लड़कियां का बलात्कार हो रही है, रेप हो रही है, स्त्रियों का शोषण हो रही है, उनका ये सब हो रहे हैं। एक भी ह्यूमन राइट्स वॉच है उसमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? तो उसमें उनको पैसे देते हैं उनका गुण गाते। तो ये कुछ चीजें हमें, मैं सेलेक्टिव एक्टिविस्ट बताता हूँ। क्यों सेलेक्टिव है? सिर्फ जो उनको कन्वीनियंट है। वो मलाला कहाँ है, वो ग्रेटा कहाँ है, वो रिहाना कहाँ है, उनको पैसा देना पड़ता है एक ट्वीट करने के लिए। अब और ये संगठन है, क्योंकि ये अमेरिका को ही मार खाया, तो अमेरिका मेन स्पॉन्सर है ये इस गुटों का, और ग्रेट ब्रिटेन उसका दूसरा पार्टनर। दोनों को वहां ये सब मान, जो अब हम सबको रोज बताते हैं, लेक्चर देते हैं कि मानवीय हक कैसे चाहिए, स्त्रियों का स्वातंत्र्य कैसे है, ये सब कहाँ है? अफगानिस्तान के लोग के लिए एक भी आवाज भारत से नहीं जा रही। और भारत से आप देखिए, कुछ कुछ पार्टियां भी है, कुछ कुछ एक्टिविस्ट भी हैं जो बता रहे हैं जो हुआ वहां बहुत अच्छा है, भारत में रहकर उनको शरिया चाहिए। तो आप जो प्लेन एमटी जा रही है, उनमें इन सबको लगा के फ्री टिकट देके
बेच दीजिए, क्योंकि उनका आइडियल स्टेट है, आदर्श राष्ट्र है उनकी, यहाँ जाकर वहां रहने दो देना। जो अफगान लोग को नहीं चाहिए उनको बाहर आने दो, ये सब जाने दीजिए वहां। और आप देखिए तो मुसलमान अफगानिस्तान से शरण कहाँ दे ले रही है। टर्की, ईरान, हम सबको सीएए पे इतना बड़ा लेक्चर दिया, आज अफगान मुसलमान शरणार्थी को इन लोगों ने उनके दरवाजे बंद कर दिया। सऊदी अरेबिया, यूएई, उनको क्या पैसे के कम है, ईरान, और ये शरणार्थी को भी वहां नहीं जाना चाहते हैं। कहाँ आना चाहते? भारत, वो मुसलमान राज्य नहीं है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्यों? और वहां जाकर आप बोलते हैं आपको शरिया चाहिए। वहां जगह तालिबान आपका आदर्श शरिया, दियोबंदी के शरिया रख रहे हैं। हमारा सब जो आज बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वो हमारा आदर्श है, तो उनको सबको वहां भेज दीजिए। उनको भी अच्छे हैं, हमारे लिए भी अच्छे हैं। ये भारत के पब्लिक ओपिनियन हम आप ही बोलना चाहिए, बिकॉज बहुत दिनों से भारत के जो लोग हैं वो बोलते हैं। जब हम नहीं बोलते हैं, दूसरे हमारे लिए बोलने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे हमारी वामपंथी, और वो कॉन्फ्रेंस लगा दिया हिंदुत्व के ऊपर, ये सेमेंटिक रिलीजन्स, एब्राहमिक रिलीजन्स, जिसके लिए सिर्फ एक भगवान है, एक पुस्तक है और एक ही तलवार है, उनको विविधता के बारे में या सांस्कृतिक विविधता के बारे में कुछ भी माने, वो एब्सोल्यूट इग्नोरेंस से बोलते हैं। क्योंकि उनके लिए देव भगवान नहीं तो शैतान, बीच में कुछ नहीं। वो नहीं समझते हैं कि हिंदू, उनके हिंदुइज्म और या हिंदुत्व उनके जैसा धर्म नहीं है, उसमें सिर्फ एक पुस्तक, एक भगवान नहीं है। हमारा भगवान में भी चॉइस है, पुस्तक में भी चॉइस है। और आप उनको बताना चाहिए, हम नास्तिक भी रहते हैं तो हिंदू रह सकते हैं। तो हिंदुइज्म एक जीवन ये है, सनातन धर्म हमारा, जो हम सब लोग को लेते हैं। हम कभी नहीं बोलते हैं सिर्फ हिंदुओं को भगवान रक्षा करें, हम बोलते हैं सबको, सर्व। तो इसी आप देखते हैं जब हमारा डेली प्रेयर क्या रहते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अमृतो मां अमृतम गमय। म्हणजे तो किसी भगवान की नाम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो संस्कृति है उससे बहुत बहुत ये अब्राहमिक और सेमेंटिक धर्म समझ नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों के लिए एक रचना रहती है, एक स्ट्रक्चर रहती है, और वो स्ट्रक्चर के अंदर ही वो सोच सकते हैं, उसके बाहर वो सोच नहीं सकते। और दूसरा ये अमेरिका में जो किया, उन्होंने दूसरे पक्ष को, ओके आप हिंदुत्व पे टीका कीजिए, बट हिंदुत्व के बाजू में जो बोलना चाहिए उनको भी उन्होंने संधि, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। तो ये क्या है? अधिकारवाद है, कहां से तानाशाही है एकेडमिक लेवल पे। आपको मालूम है यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका लीजिए, भारत लीजिए, ये वामपंथी लोगों ने उनका क्या भ्रष्टाचार से बहुत जगह उनके लिए रिजर्वेशन करके रख लिया है। इसीलिए आज हम ये समस्या लड़ रहे हैं। सो इसीलिए भारत को आपने जैसे बताया, सिर्फ रणनीति नहीं है, ये हमारा शिक्षा की पद्धति में, हमारा यूनिवर्सिटीज में, सब में, हमारा विचारधारा में और पब्लिक ओपिनियन, नागरिक समाज में भी हम ये लड़ाई आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।
शुभम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर श्रोताओं से कुछ सवाल वगैरह होंगे आपके पास तो उनको ले सकते हैं हम। जी, एक सवाल तो वैसे बहुत से आए हैं, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है, तो मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा जो पोर्ट ब्लेयर से अमित सिंह जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि अफगानिस्तान में जो यूएस आर्मी के जो बनकटे हैं, जो उनके आर्मर्स हैं और आधुनिक तकनीक के जो हथियार हैं, वो सब अब वहां पर छूट गए हैं। तालिबान ने उन सभी हथियारों पर कब्जा कर लिया है। भारत अब उन सारे हथियारों का कैसे सामना कर सकता है, और वो सभी हथियार कश्मीर में भी पहुंचाए जा सकते हैं, ऐसा उनका प्रश्न है। तो भारत इनका कैसे सामना करेगा, भारत कैसे इससे अपने आप को डिफेंस करेगा इन सारी गतिविधियों से? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये एक बहुत समस्या है। और ये अमेरिका का जो अ, वापस जाने की जो पद्धति थी वो बहुत हरी, और उसने ये नहीं सोचा कि तालिबान आ जाएगी। वैसे अमेरिका की बताने से हम हो गया। दूसरा, अमेरिका को जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स है वो बताते हैं वो इतना एडवांस्ड है कि वो वेपन्स, जो छोटा छोटा वेपन्स राइफल्स वैसे हैं, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए मेंटेनेंस चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए। तालिबान से ज्यादा ये चाइना के हाथ में गए तो चाइना इसका रेप्लिकेशन कर सकता। तो हमारा वही प्रॉब्लम है। तालिबान इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना चाइना और पाकिस्तान की सेना के हाथ में है पड़ गया। तो आप, अमेरिका भी कुछ रणनीति कर रही है ये सब शस्त्रों के लिए, कैसे वो ले जा सकती है और या उसको नष्ट कर सकती है, जैसे उन्होंने ड्रोन अटैक किया अभी। तो ये शस्त्रों पे भी वो ड्रोन अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो अब ट्रूप्स लैंड नहीं करेंगे। और मैं एक आशावादी चीज आपको बता सकते हैं कि तालिबान को कंप्लीट कंट्रोल नहीं है अभी तक। नॉर्दर्न अलायंस से बहुत रेजिस्टेंस आ रही है, और मुझे एक शंका है जो अभी तक बाहर नहीं आए कि रशिया इसमें दखल, क्योंकि रशिया नॉर्दर्न अलायंस से बहुत बहुत नजदीक है। इसीलिए नॉर्दर्न अलायंस को रशिया शस्त्र दे सकती है और उनको सपोर्ट भी कर सकती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज का जो विषय पूरा हमारे बीच रखा, और इस पूरे संकट, इस पूरे घटनाक्रम के एक ऐसे पहलू को हमारे बीच रखा जिसपे काफी लोग जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। और आपको एक स्पेशल थैंक यू इसलिए भी, क्योंकि आप हिंदी भाषी नहीं है, आपकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, उसके बावजूद आपने पूरा एफर्ट लगाते हुए आपने प्रयास किया कि आप हिंदी में आसान तरीके से आप समझा सकें सभी को। थैंक यू सो मच। विवेकानंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, इस कार्यक्रम में मॉडरेटर की भूमिका निभाई। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो इस पूरे वेबिनार के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे। हम अफगानिस्तान मसले पर लगातार आलेख, पोस्टर्स, वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। इस सप्ताह में इस सप्ताह में हमारा यह दूसरा वेबिनार था। हम इस संकट के तमाम पहलुओं पर विभिन्न अलग अलग विशेषज्ञों के साथ और भी वेबिनार्स करेंगे। हम मैम जो प्रोफेसर शांतश्री मैम है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि भविष्य में जो फॉरेन अफेयर्स के जो मामले हैं उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, हमारे दर्शकों को उस पर एक्सप्लेनेशन मिलता रहे अलग अलग विषयों पर। सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप देखते रहिए द नैरेटिव। अधिक जानकारी के लिए आप द नैरेटिव की वेबसाइट thenarrativeworld.in पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।